गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या खास है और किन खबरों पर दिन भर बनी रहेगी नजर। लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे का आज चौथा दिन। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस बैठक में होंगे शामिल। औद्योगिक विकास और व्यापारिक संबंधों पर होगी चर्चा। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। थाने से 50 मीटर दूरी पर युवक को मारा चाकू। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आगर मालवा में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ पड़ोसियों ने की मारपीट। बाइक खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद। घटना सीसीटीवी में कैद। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। यहां पर बेखौफ हो चले बदमाश। थाने से 50 मीटर की दूरी पर ही युवक पर जानलेवा हमला किया गया। बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला किया। युवक को रोककर उस पर चाकू से हमला किया गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साक्षी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई है। साक्षी, थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर एक युवक पर जानलेवा हमला होता है, क्या समझे इसे? पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये जो एरिया है एक भीड़भाड़ वाला एरिया है। लोगों की आवाजाही इस एरिया में लगी रहती है, लेकिन ये जो बदमाश है इतने बेखौफ है, इन्हें कानून का डर नहीं। यहाँ से ठीक 50 मीटर की दूरी पर टीला जवालपुरा थाना है, जहाँ पर इन्होंने थाने से 50 मीटर की दूरी पर ही व्यक्ति को रोका। व्यक्ति का नाम व्यक्ति जो है वो एक मिलिट्री कैंटीन में काम करता है। महेंद्र मालवी इसका नाम है। दर्जन से अधिक युवकों ने इस व्यक्ति को रोका और इसके ऊपर अचानक चाकू से हमला कर दिया। हमले का कारण अभी नहीं बताया जा रहा है। अभी हमले का कारण अज्ञात है और ये हमलावर कौन है, कहां से आए और उन्होंने चाकू से क्यों ताबड़तोड़ हमला कर दिया, इसकी भी कोई जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आई है। इसका सीसीटीवी फुटेज कल शाम से ही वायरल हो रहा है और उसके बाद से ही इलाके में जो है वो सनसनी फैली हुई है कि आखिर कैसे आधा दर्जन युवक आते हैं और थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर एक युवक पर जानलेवा हमला कर देते हैं। फिलहाल जो युवक है महेंद्र मालवी वो घायल है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है और टीला जमालपुरा जो पुलिस है मामले को दर्ज कर मामले की छानबीन में लग गई है और पता कर रही है कि आखिर यह अज्ञात हमलावर कौन है जो झुंड के भाव में आते हैं, झुंड के आंकड़ों में आते हैं और इस तरीके से ताबड़तोड़ हमला करके फरार हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार नजर बनाए रखें। और चलिए अब आपको मध्य प्रदेश की ऐसी ही दो तस्वीरें और दिखाते हैं। पहली तस्वीर इंदौर की है, तुकोगंज थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक युवक युवती ने ऑटो ड्राइवर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और साथ ही उसके साथ मारपीट भी की। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दूसरी तस्वीर आगर मालवा की है, जहां बुजुर्ग दंपत्ति के साथ 4 लोगों ने बेरहमी से मारपीट की। घर के बाहर बाइक खड़ी करने से मना करने पर पड़ोसी ने मारपीट कर दी, घर में तोड़फोड़ की और घायल बुजुर्ग दंपत्ति को हालांकि अब अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। और अब खबर सतना से है। यहां पर चरवाहे की मौत के बाद मुआवजे की मांग हो रही है। परिजन ने 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की है और अब भी शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशासन ने 3 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। नहर धसकने से चरवाहे की मौत हुई थी और अब जो परिजन है वो 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने मुआवजा देने की बात कही, आश्वासन दिया है, लेकिन अब भी शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। चूंकि परिजनों को आश्वासन पर भरोसा शायद नहीं हो रहा है, इसी के चलते यहां पर अब भी प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशासन ने 3 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन जो परिजन है वो 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
और इधर बुरहानपुर के सरोला गांव में नंदी बैल के लापता होने की घटना ने ग्रामीणों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। इस घटना के विरोध में गांव में दुकानों की बंदी और शिकारपुरा थाने का घेराव किया गया। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और साथ ही रासुका जैसी सख्त कानूनी धाराओं में मामला दर्ज करने की भी मांग की। पुलिस ने जांच के दौरान गांव के पास एक तालाब के आसपास गौवंश के अवशेष बरामद किए, जिसके बाद कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया। सीएसपी गौरव पाटिल ने बताया कि गौवंश के अवशेष जब्त किए गए हैं। उसकी फोरेंसिक टीम जांच कर रही है और कुछ संदेहियों को भी पकड़ा गया है। हमारे संज्ञान में एक गौवंश वध को लेके एक मामला आया है। वेटनरी का जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसके माध्यम से एक पूरा स्पॉट पे इंस्पेक्शन करके सैंपल्स वगैरह कुछ कलेक्ट किए हैं। वो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन भी है, एफआईआर वगैरह भी इसमें पंजीबद्ध की है। कुछ सस्पेक्टेड को भी हमारे द्वारा राउंड अप किया गया, जिससे पूछताछ करके जितनी कठोर कार्रवाई हो सके इसमें हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और अब खबर जबलपुर से है। यहां पर निजी मिडिल स्कूल संचालकों ने स्कूल बंद कर धरना दिया और मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के नाम जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा है। निजी स्कूल संचालकों ने नए नियमों के तहत स्कूल संचालन के लिए रजिस्टर्ड किराएनामे की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की और साथ ही छोटे स्कूलों के लिए 40,000 रुपए की एफडी और 4,000 रुपए प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क और शिक्षकों के लिए बीएड डीएड की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की। निजी मिडिल स्कूल संचालकों ने यह भी बताया कि नए नियमों से प्रदेश के 40,000 और जिले के 700 निजी स्कूल बंद हो सकते हैं और लाखों शिक्षक बेरोजगार भी हो सकते हैं, जिससे 10 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हो सकते हैं। हम लोगों ने जो विद्यालय बंद रखे हैं उसका कारण सिर्फ इतना है कि मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग ने मान्यता संबंधित कुछ नियम बनाए हैं। वो नियम इतने जटिल और कठिन है कि उनकी पूर्ति करवाना नामुमकिन है। अचानक से ये नियम बनाए और नियम ऐसे बने कि यदि ये नियम लागू हो गए तो मध्य प्रदेश के 40,000 स्कूल बंद हो जाएंगे, 10.5 लाख विद्यार्थी पढ़ने से वंचित हो जाएंगे और 4 से 5 लाख टीचर्स बेरोजगार हो जाएंगे। मांग इनकी आई है और हमारा काम अभी प्रथम दृष्टया यह है कि उचित पटल पर रखा जाए ताकि इन चीज़ों पर विचार हो सके। तो इसकी तत्काल किया जाए। और महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद से प्रशासन लगातार भीड़ को काबू करने में जुटा हुआ है। भीड़ काबू करने के लिए कल से ही वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। वहीं प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को लेकर भोपाल रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि कुंभ के लिए रेलवे की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। भोपाल से कुंभ के लिए 40 स्पेशल ट्रेन अब भी चलेंगी। कल मची जो भगदड़ है उसके चलते रेलवे में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और साथ ही लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए स्पेशल ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी, जो रानी कमलापति, मंडीदीप, अब्दुल्लागंज, बुधनी, नर्मदापुरम और इटारसी स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। सभी गाड़ियाँ अपनी फुल ऑक्यूपेंसी से चल रही हैं और काफ़ी सारी गाड़ियाँ मुंबई डायरेक्शन से और सदर्न डायरेक्शन से आ रही हैं। वह भी गाड़ियाँ काफ़ी फुल चल रही हैं और इसका अच्छा रिस्पांस मिला है। काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हमने की हुई हैं। भोपाल मंडल से अगर मैं बात करूँ 40 से 45 गाड़ियाँ रोज़ क्रॉस हो रही हैं यहाँ से। और जबलपुर में बने लोक सेवा केंद्र सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। क्यों? जबकि इन लोक सेवा केंद्रों में आय, जाति, मूल निवासी सहित अन्य प्रमाण पत्र को लोक सेवा गारंटी कानून के तहत 30 दिन में बनाकर दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि इन केंद्रों में ना तो सेवा बची है और ना ही लोग, यानी कि लोगों की सुविधा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यहाँ लोक सेवा के महज 11 केंद्र हैं, जिनमें से 2,08,000 से ज्यादा आवेदन पिछले 1 साल में आए हैं। लेकिन इन आवेदनों में से लगभग 50,000 से ज्यादा आवेदन हैं जो केंद्रों में धूल खा रहे हैं। वहीं जिम्मेदार भी दबी जुबान में मान रहे हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अधिकारियों को तय समय सीमा में आवेदनों पर काम करने के निर्देश दिए हैं और इधर लोक सेवा केंद्र प्रभारी नाकामी छिपाने, तकनीकी परेशानी और सर्वर का रोना रो रहे हैं। जैसे समग्र के पोर्टल में अपडेशन होगा अभी 2 फरवरी से, तो उसी के साथ साथ में इसके भी कुछ सुधार कार्य चल रहे हैं साथ में, तो उसके बाद पोर्टल सही हो जाना चाहिए।
ये 8 फरवरी तक अपन मान सकते हैं। तब तक काम थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन काम चलेगा। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो अभी इसमें प्रोसेस तो जारी है। ग्वालियर शहर की बैसली नदी, जिसे जीवित करने का प्लान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनाया। प्लान आगे भी बढ़ा। शासन और प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च भी किए, लेकिन अब उस नदी को भू माफिया की नजर लग गई। भू माफिया उसके बहाव को मोड़ रहे हैं, जबकि इस नदी को जीवित करने के लिए शहर के लोगों ने अगस्त महीने में ही जन आंदोलन भी चलाया था। देखिए खास रिपोर्ट। ये है ग्वालियर की शान बैसली नदी। पहले कभी इसमें साफ पानी बहता था, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण नदी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। नदी को भूमाफियाओं की नजर लग गई है। भूमाफियाओं ने नदी के बहाव को डाइवर्ट कर अवैध कब्जा कर लिया है और प्लॉट काट कर बेच रहे हैं। जल स्रोत बंद हो जाएंगे तो नदी सूख जाएगी, इसलिए ऐसे जल स्रोत जो लगातार नदी में पानी देने का काम करते हैं, उन जल स्रोतों को बंद करने का काम हो रहा है। जो भी लोग हैं जिन्होंने नाले को डाइवर्ट किया है, कानूनबद्ध काम किया है, और निश्चित तौर पर उसकी जांच करा के उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में नेताओं ने इसे पुनर्जीवित करने का वादा किया था। पूरा करने की कोशिश भी की गई। खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गैंती फावड़े चलाए, तब मानो लगा नदी फिर से जिंदा हो जाएगी, लेकिन ये महज एक सपना था। 4 किलोमीटर में नदी के स्वरूप बदलने का प्लान है, जिसमें 6 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च कर 15 फीट तक गहरीकरण करने और 8 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से नदी के दोनों तरफ पक्की बाउंड्री, सीमेंटेड या इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का प्लान है। इसके अलावा 27 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से नदी के दोनों तरफ 25-25 फीट की सड़क बनेगी। सड़क पर 82 लाख की स्ट्रीट लाइट्स भी लगेंगी। नदी के आसपास 5 गार्डन भी बनाए जाएंगे। सीवेज की समस्या से निपटने के लिए 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का भी प्लान है। अगर ये काम होते हैं तो नदी फिर जीवित हो सकती है। कुछ राशि स्वीकृत की थी, उस राशि का वह पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाया है। कुछ काम हुआ है, कुछ काम शेष है। निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि मुरार नदी में स्वच्छ जलधारा बहे। भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए और नेताओं के लिए सफ़ेद हाथी हो रहा है। इसका दोहन इसके नाम पे बंदरवाट पैसे का हो रहा है। अगस्त सितंबर महीने में जो नदी फिर से जीवित होने लगी थी, कुछ हद तक साफ पानी उसमें बहने लगा था, लेकिन फिर से गंदा पानी उस नदी में आ गया है। साथ ही उसके आसपास कब्जे भी होने लगे हैं। ऐसे में देखना होगा प्रशासन इस पर कब ध्यान देता है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में लगातार डॉग बाइट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि अकेले ग्वालियर जिले में साल 2024 में 81,000 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुत्तों के काटने के आंकड़े भी समझा रहे हैं। जिले में 50,000 से ज्यादा कुत्ते हैं। साल 2024 में 81,000 से ज्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। नगर निगम ने 30 लाख रुपए में कुत्तों को पकड़ने का ठेका भी दिया। 2 साल में अब तक 2 करोड़ की राशि सिद्धांत सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर फर्म ले चुकी है और संस्था औसत 15 कुत्ते पकड़ रही है, जबकि 100 से ज्यादा लोग आवारा कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। कुत्तों का शिकार 35% बच्चे हैं, जबकि 45% 18 से 35 साल के युवा हैं। आलम यह है कि ग्वालियर के गली, मोहल्ले, सड़क और स्कूल के आसपास छोटे बच्चों को अकेले देखते ही स्ट्रीट डॉग हमला कर देते हैं। वहीं कलेक्टर का कहना है कि स्ट्रीट डॉग के मीटिंग सीजन और उनके साथ छेड़छाड़ करने की वजह से भी डॉग बाइट के केस बढ़े हैं। बहुत ज़्यादा, इतना कि कोई भी अगर मुसाफिर अपने घर पहुंचने के लिए आता है स्टेशन बस स्टैंड से, तो उसको मजबूरी में ऑटो टेम्पू करना पड़ता है, जिससे वो अपने साधन से घर पहुंच सके। पैदल जाता है तो कुत्तों का सामना करना पड़ता है उसको। तो इसलिए गवर्नमेंट को है ना कुत्तों पे ध्यान देना चाहिए। यानी 4 एटलीस्ट केंद्र हम लोग अपने चला सकते हैं। इसमें नगर निगम एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और इसको कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी एक्टिवेट कर लें ताकि नेक्स्ट इस प्रकार का जो सीज़न आएगा उसके पहले तक ये ठीक हो जाए। यही हम लोग का प्रयास है। चंबल नदी में मौजूद घड़ियालों की संख्या में इजाफा हुआ है। मुरैना के देवरी घड़ियाल पुनर्वास केंद्र से 21 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा गया।
इसमें से 10 नर और 11 मादा घड़ियाल हैं और इनकी उम्र 3-3 साल है। वन विभाग की ओर से लगातार घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। जनवरी महीने में अब तक 72 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा भी जा चुका है। सभी घड़ियालों की पूंछ पर टैग भी लगाए गए हैं और इससे वन विभाग की टीम को घड़ियालों की निगरानी करने में मदद भी मिलेगी। बीते साल हुई गणना के मुताबिक चंबल नदी में 2456 घड़ियाल हैं और इनकी संख्या बढ़कर 2534 हो गई है। घड़ियाल के लिए जो प्रोसेस किया गया है, वहाँ से हम लोग जो है अंडे इकट्ठे करके उसको प्रोपेगेशन करते हैं। उसके बाद जो है जब 2 साल के हो जाते हैं तब हम उनको छोड़ने की प्रोसेस यानी कि करते हैं। टोटल 98 छोड़ा जाना है और 78 अभी तक छोड़े जा चुके हैं।